नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो कुछ देर पहले आपने एक लाइव देखा होगा जिसमें आरुषि सुंद्रियाल ने सोनिया आनंद रावत और ममता शर्मा के ऊपर आरोप भी लगाए और आरोप के बाद जो दून पुलिस है, एक डकैती का मुकदमा भी सोनिया आनंद रावत और ममता शर्मा के ऊपर हो गया है। पूरा प्रकरण आपको उस लाइव वीडियो में आपने देखा था। उसमें आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया आनंद रावत और ममता शर्मा, जो ममता शर्मा के फ्लैट है उसमें आते हैं और उनके घर में जो चोरी करते हैं, उसके बाद ये पूरा प्रकरण शुरू होता है। तो इस पर बात करने के लिए सीधे हमारे साथ अब सोनिया आनंद रावत जी मौजूद है, क्योंकि ममता शर्मा जी अस्वस्थ हैं तो इसलिए वो यहाँ पर आ नहीं पाई हैं। मैडम, सीधे सवाल आपसे करूंगा। आरोप लगे हैं और आज दून पुलिस ने डकैती का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। जो ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ, इसको लेकर ममता शर्मा जी से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि 3 महीने से इन सारे आरोपों को आरुषि सुंद्रियाल ने नकारा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। 7 से 8 तारीख में खुद मैडम उन्हें मैसेज करती है ममता शर्मा जी, और रेन्यू जो करने की बात करते हैं, जो उनका पूरा जो उन्होंने जो किया है, तो उसके बाद अचानक सोनिया आनंद रावत जी की एंट्री होती है। उसके बाद ये सारा किस्सा शुरू होता है। ये आरोप उन्होंने लगाया। जी हाँ, देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं, ममता जी मेरी मित्र हैं, बहुत पुरानी, 15 साल हो गए, मेरे घर के पास ही उनका घर है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ममता जी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि सोनिया तुम चलो और मुझे इस समय तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि 3 महीने से एक महिला जो है मेरा किराया नहीं दे रही है और मेरे फ़ोन नहीं उठा रही। उनके फ़ोन भी इन्होंने, मोहतरमा जी ने ब्लैक लिस्टेड कर दिए और वो बेचारी परेशान थी, क्योंकि देखिए वो एक पार्लर चला के जो है उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है, उसकी किस्तें भी वो भर रही हैं उस फ्लैट की। तो उस एवज में मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं उनके साथ चली गई और एक मेरा फर्ज भी बनता है जाने का। और ये इन्होंने मुझे वहाँ, बल्कि ये मुझे जैसे ही मैं पहुंची हूँ तो ये वहीं पर थी और अंदर थी हैं, तो इन्होंने सीधा मोबाइल जो है मेरे मुंह पर लगा दिया कि अच्छा तुम आई हो। बहुत गंदी गंदी नॉनवेज गालियाँ दी। अपनी गालियाँ तो इन्होंने नहीं डाली है वीडियो में, और जिस तरह का इन्होंने लैंग्वेज यूज़ किया, वो लैंग्वेज सुन करके मुझे महसूस होता है कि इनकी एजुकेशन और इनकी मानसिक स्थिति, और ये मानसिक रोगी हैं, मानसिक बीमार हैं, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं गई हूँ ममता जी के साथ और इस लड़ाई में मैं अंत तक उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी, क्योंकि ये उनके घर का मामला है। अब नहीं, मैं सीधे इसमें सवाल जो है ना, प्रश्न कहाँ पर खड़े हुए। आरोप लगा, आपने कहा 3 महीने से किराया नहीं दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाली, स्टेटमेंट सबको दिखाई और अपनी फेसबुक में और तमाम सोशल मीडिया में ये शेयर की। उसमें दिखाया कि ममता शर्मा जी के अकाउंट में वो 10,000 रुपए, 8,000 रुपए ऐसे करके अमाउंट कुछ डाल रही हैं और 7वें महीने तक ये अमाउंट डल रही है। और वहीं ये जो आपने बात की कि मोबाइल को ब्लॉक लिस्ट कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, उन्होंने ये भी स्वीकार किया। आरुषि सुंद्रियाल ने कहा कि मैंने इसलिए उनका ब्लैक लिस्ट किया नंबर कि वो लगातार फोन करती थी, लगातार फोन, और उनकी प्राइवेसी का हनन हो रहा था, लगातार व्हाट्सएप मैसेज करती थी, कॉल करती थी, इसलिए इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने ये कदम उठाया। ये कहना उनका था। नहीं, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए गोदियाल जी, जिसका घर है, जो महिला उस फ्लैट की किस्तें भर रही हैं, वो परेशान नहीं होंगी अगर आप उनके फोन कॉल नहीं उठाएंगे? मकान मालिक का एक पूरा अधिकार बनता है कि भाई जिसको मैंने घर दिया है, मुझे उस घर की पूरी, आपको पूरा घर एक तरीके से उन्होंने सौंप दिया है, तो आप उनके फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, आप अपनी प्राइवेसी की चिंता कर रहे हैं। और जो दूसरा जो बीमार हो रहा है, जो किस्तें भर रहा है फ्लैट की, उसका क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये सवाल खड़ा होता है ना कि भाई अगर आपको उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो आपको उनके फोन कॉल उठाने चाहिए, आप उनको बताना चाहिए। अगर ये नॉर्मल बात करती रहती तो इतना बड़ा बतंगड़ नहीं होता। लेकिन इन्होंने ब्लैक लिस्टेड क्यों किए? इनकी तो सीधी सी नीयत थी उनका घर हड़पने की। ये तो सच्ची बात है, सभी लोग जानते हैं। इवन कॉलोनी के लोगों ने तक भी आज राइटिंग में भी दिया, कल हम सब चीजें दिखाएंगे ये सामने, कि 2-2:30 बजे लोग आते थे, इतनी लीगल एक्टिविटीज होती थी उनके फ्लैट में, जो लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता इस चीज में कितनी सत्यता है, लेकिन 2-2:30 बजे किसी का आना और 4 बजे निकल जाना, ये मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या रिश्तेदारियां थी इनकी, कौन आता था इनके घर में। तो एक मकान मालिक को चिंता होगी, फिर आप कह रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी तबीयत खराब है। अरे भाई, अगर आप कुछ कर लेती फ्लैट के अंदर तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उसका जिम्मेदार मकान मालिक होता। भाई वो उनसे सवाल किए जाते कि भाई क्या हो रहा है आपके फ्लैट के अंदर। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, मकान मालिक तो जरूर अपना कर्तव्य निभाएगा, उसका बिल्कुल फर्ज बनता है कि वो जाकर के निरीक्षण करे अपने फ्लैट का, वो देखे अपने फ्लैट को कि क्या चल रहा है फ्लैट के अंदर। अच्छा, ये मामला जो आपने कहा कि ये जो आपने बात कही है कि अड़ोसी पड़ोसी ने या सोसाइटी के लोगों ने बताया है कि इस तरीके के लोग आते थे जी, उस पर भी उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके रूम में जब एंटर होते हैं तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।
उस दिन भी वो जब आप लोग एंटर हुए, जिसमें मोशन कैमराज में फोटोज आई हैं, जैसे ही एंटर होता है तो एक सिस्टम होता है कि अलार्म बजता है, एक जो उन्होंने बात कही है, और वो सीसीटीवी फुटेज में वो कैमरा जो फोटोज हैं उसमें पहचान आपकी और एक जो व्यक्ति हैं उनकी उसमें उन्होंने बताई है। सवाल यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे घर में इस तरीके की कोई बात चल रही थी, जो आरोप लग रहे थे, तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे कि ऐसी गतिविधियां चल रही हैं? देखिए, वो कैमरे तो टेम्परेरी लगाए गए थे जहाँ तक मुझे लगता है, और क्योंकि ममता जी जो है वो परेशान तो हो ही रही थी इनका फ्लैट देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है। और उस दिन का मैं वाकया आपको बता दूं पूरा, जो अभी तक किसी को नहीं पता है। घर के पंखे चल रहे थे, गीजर में से आग निकल रही थी, ये मैं आपको बता दूं। और ममता जी ने बहुत नॉक करा दरवाजा, उन्होंने सोचा कि ये अंदर है, तो उनको डर लगा कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फ्लैट खोल के देखा कि भाई क्या ऐसी बात हुई है, कहीं अंदर कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हो गया है। वो इतना डरी, उन्होंने अपनी ही चाबी से, उन्होंने कोई ताला नहीं तोड़ा है, पहली बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, उन्होंने अपनी ही चाबी खोल करके फ्लैट चेक करा कि भाई कहीं ये कुछ हो तो नहीं गया इनके साथ। तो ये भाई उनको डर लगा, और गीजर में पंखा चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, और आपके पूरा घर बिखरा पड़ा है, और उसके बाद उन्होंने अंदर जाके इनको चेक करा कि कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई। वो इतनी सिंपल लेडी है कि उन्होंने बड़े साधारण तरीके से भाई इनको अपने पन से इनको चेक करा कि भाई कोई कहीं इन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया, कोई बात तो नहीं हो गई है, और उसके बाद उन्होंने सीधा फ्लैट बंद कर दिया। और इसके सारे तथ्य जो है सीसीटीवी में फुटेज में है। नीचे हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने घटिया आरोप लगाए हैं, ना तो वो इस तरह के परिवार से बिलोंग करती हैं, ना मैं इस तरह के परिवार से बिलोंग करती हूँ। किसी की एक चीज पर भी हम नजर नहीं डालना चाहेंगे। और जिस तरह की लगा रही है इल्जाम, ये तो इनकी आत्मा जान रही है कि इन्होंने मेरे बच्चों के बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, इन्होंने इतने घिनौने जो है, इनको ईश्वर से भी डर नहीं लग रहा है, भगवान से भी डर नहीं लग रहा है। तो सोचने वाली बात है, पूरा प्रदेश देख रहा है, और इन्होंने अपनी जो है एजुकेशन, अपने मानसिक स्तर, इन्होंने सब चीजें दिखा दी है कि ये क्या है। तो मैं नहीं समझती कि मैं एक मानसिक रोगी के लिए कुछ कहूँ। वो आप मेरे पास आए हैं तो आपका सम्मान है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो सारी चीजें बताऊंगी जो चीजें हैं। और आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, हमारी रिपोर्ट जो है वो 20 तारीख की है। ये देखिए, हमने जो रिपोर्ट की थी वो 20 तारीख को रिपोर्ट की थी, और इनकी रिपोर्ट इन्होंने 21 तारीख को रिपोर्ट की है। तो मैं पुलिस को भी एक बार पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है यार। जो लोग गए पहले, जिन्होंने रिपोर्ट दी है, उनके खिलाफ उनकी तहरीर क्यों नहीं आपने एक्सेप्ट करी, क्यों नहीं एफआईआर की? जो मकान मालिक है मतलब वो रोएगा, और जो किराएदार है वो दूसरे तरीके से, देखो इनका फ्लैट कब्जाने का पूरा प्लानिंग है मुझे जहां तक लगता है। और आपको एक चीज मैं और बता दूं, जिन्होंने ताला खोलने की बात कही है, ये शायद अब तक किसी के पास भी नहीं था। ये ताला खोलने की भी हमने पुलिस को पूरी ये दे रखी है, देखिए इसमें स्टैंप है कि हम लॉक खोल के चेक कर रहे हैं। तो पुलिस ने हमें कहा कि आप एक तहरीर दे दीजिए कि आपने लॉक खोल के चेक किया। उसके बाद हमने ये वीडियो भी बनाई कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम खाली हाथ यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो पुलिस मौजूद थी क्या उस समय जब ताला? नहीं, उस समय मौजूद नहीं थी, क्योंकि हम लोग पहुंचे तो हमें डर लगा एकदम से, कौन आता वहां पर। ममता जी बहुत ही सिंपल लेडी, और उनको डर लगा कि कहीं इसने, क्योंकि उनको कई बार ये लिखती थी मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ, मैं सुसाइड कर लूंगी, ये सब चीजें इन्होंने अपने, उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं। अभी तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है, मैक्स में एडमिट है, उनकी बहुत तबीयत खराब है। तो इस तरह की चीजें जो है इन्होंने करी है, और उन्होंने करा है, तो वो डर रही थी, तभी उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। और देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं इस लड़ाई में अंत तक ममता जी के साथ हूं, मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। इस तरीके से तो आज लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। आप किसी की पर्सनल लाइफ को सामने उतार दे रहे हैं, फ्लैट की बात हो रही है, घर हड़पने की बात कर रही हैं आप, और आप दूसरे की पर्सनल लाइफ पे उतर रही हैं। तो पर्सनल लाइफ की बात आएगी तो इनसे भी तो सवाल किए जाएंगे कि इनके पति जो इन्होंने भाई जिनको मृत किसी और की डेड बॉडी दिखा करके इन्होंने ये बोला कि भाई ये तो मेरे पति की तो डेथ हो चुकी है, और ये मेरे पति हैं, उसकी पहचान जो है डेथ की अपने पति के रूप में करी, और आपके पति जिंदा घूम रहे हैं। आप ये भी तो बताइए, पर्सनल लाइफ में अगर जाएंगे तो हमारे पास भी बहुत चीजें बोलने के लिए। और देखिए, मैं बख्शूंगी नहीं, क्योंकि बात इन्होंने मेरे सम्मान की है, तो मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ये गलत कर रही हैं, एक महिला होने के लिए मुझे इनके ऊपर दया भी आ रही है। इनकी घिनौनी मानसिकता, घिनौनी इन्होंने जो है ये लोकप्रियता पाना चाहते हैं कि मैं लोकप्रिय बन जाऊं, तो ऐसे आप लोकप्रिय नहीं बनेंगी। मेहनत करके इंसान लोकप्रिय बन सकता है, ये मैं मानती हूँ। और देखिए, मैं अंत तक ममता जी के साथ हूँ। ममता जी का फ्लैट इनको वापस लौटाना पड़ेगा, सीधी सौखी बात। ये बड़ा अजीब मामला भी निकल कर आया, क्योंकि ये बात मुझे लगता है कि अमूमन नहीं थी कि ताला खोलने की परमिशन आप पुलिस से लेती हैं, उसके बाद पुलिस खुद यहाँ स्टैंप लगा के देती है, उसके बाद 21 तारीख को एक एफआईआर, एक तहरीर दी जाती है, उसके बिना पर आज जो है
डकैती का मुकदमा दर्ज होता है। हाँ, बड़ी तो इसमें ये भी अचंभित वाली बात है। जी बिल्कुल अचंभित। वही मैं सोच रही हूँ कि वो तो बेचारी अभी तक इस मामले को बड़ा नॉर्मल सा ले रही थी कि हमने अपना ताला लगा दिया है तो आरुषि जी हमसे कांटेक्ट करेंगी। वो तो अभी तक वो महिला तो इतनी साधारण है। और मैं उनके साथ गई, मैं तो थोड़ी देर गई, उसके बाद जब मैंने इनकी बदतमीजी देखी, जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही थी, मैं वहां से निकल जाती हूँ। तो अब ये पुलिस से एक बड़ा सवाल है कि जिनकी रिपोर्ट 20 तारीख को दे रही है, 21 तारीख को हम ताला का खोलने का भी पुलिस को दे रहे हैं और देखिए स्टैंप से ले रहे हैं, पूरा चीजें इसमें राइटिंग में है, उसके बाद भी पुलिस इनके फेवर में, तो ये बड़े सोचने वाली बात है। और बहुत शर्म की बात भी है कि पुलिस को एक बार सोचना जरूर चाहिए कि पुलिस कैसे लोगों को संरक्षण दे रही है। मुझे बताइए ना, इतने मुकदमे इनके दर्ज हैं, इतना इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज कर रखी हैं, कोई बड़े प्रॉपर्टी डीलर से तक इन्होंने जो है उनको ब्लैकमेल करने का काम किया, रेप का मुकदमा डाला है। तो आप ये देखिए ना, ये इस तरह के लोगों को अगर संरक्षण दिया जाएगा तो कहाँ पे आप पुलिस पर विश्वास जमाएंगे, कहाँ पर आप सामाजिक, हम जैसे मेरे जैसे लोग, बहुत सारी सामाजिक महिलाएं हैं जो सामाजिक काम कर रही हैं, वो कैसे लोगों का साथ देने के लिए जाएंगी? ये बड़ा सवाल उठता है। और इसके लिए मैं पूरी उग्र होकर की समाज को उठाऊंगी कि ये तो आप कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। मतलब कोई किसी के दुख में खड़ा हो रहा है तो पहले आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये कितने बड़े शर्म की बात है कि इस तरह से तो कोई किसी के दुख में नहीं खड़ा होगा। लोग, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई किसी के दुख में खड़ा हो गया तो आप तो कहेंगे कि भाई पहले तुम चलो जेल। ये तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी नाकामी वाली बात है। मैं सवाल करना चाहती हूँ पुलिस से कि ये 20 तारीख की रिपोर्ट में आपने क्यों नहीं इसमें मुकदमा दर्ज किया है? क्यों नहीं हुआ इस पे 20 तारीख को, जो हमने इनसे पहले हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई है, जो हमें स्टैंप दी जा रही है पुलिस की, ये बताइए ना। डालन वाला थाना में हमने रिपोर्ट दर्ज करी है, क्यों नहीं आप लोग जो है इस पे एक्शन लिया गया है? क्यों नहीं इस पे FIR दर्ज की गई है? मैं इस चीज की पुलिस से भी सवाल करना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही हैं। कहीं पे कुछ ब्लैकमेलिंग चल रहा है, कहीं खुरबड़े में आप अपनी सास की आंख फोड़ दे रहे हैं। इतने सारे मुकदमे इनके खिलाफ, एक छोटे से बच्चे को जो है इन्होंने ब्लैकमेल करने का काम किया, उसकी वीडियो अभी सब देखेंगे, आप देखिए ना क्या क्या चीजें हो रही हैं। इनको सोचना चाहिए कि कर क्या रही है। एक अच्छे खासे मैंने बचपन से लेके आज तक जो है इतने स्ट्रगल्स किए हैं, मैंने स्ट्रगल करके मैं आगे बढ़ी हूँ। जो भी करा है, मुझे कोई किसी का कोई मेरी गुरु नहीं है, मैं अपने माध्यम से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, ना ही मुझे कभी किसी ने आगे बढ़ाया। तो आप तो मतलब दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप मेरे जैसी महिला पे अगर उंगली उठा रहे हैं तो आप पे भी 100 उंगलियां उठेंगी। इसलिए इस समय जो इनकी मानसिक हालत है, इनको सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मुझे दया भी आ रही है इनके ऊपर कि इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो सेटल्ड नहीं है, तो इनको अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उसके बाद ये सब चीजों में पड़ना चाहिए। यही कहना चाहूंगी मैं। एक आखिरी सवाल है, दोनों जो नेत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप भी इत्तेफाकन कांग्रेस में हैं और आरुषि भी कांग्रेस में है। दोनों को इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस में जो पद को लेकर है या इस चीज़ को लेकर है, इसकी भी आपसी लड़ाई का भी हो सकता है कि एक कारण बना हो कि इस तरीके के इल्ज़ाम लग गए हों, इस तरीके की बात की हो, FIR की हो। इस पे कितनी सत्यता नजर आती है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, लोगों के कई कमेंट आए, लोगों का कहना था कि ये इस मामले में कुछ नहीं होगा, दोनों जो महिलाएं हैं, वो नेत्रियां हैं, वो आपस में समझौता कर लेंगी और मामला खत्म हो जाएगा। ये कमेंट मैंने जब करे तो मैं आपसे पूछना इसलिए भी चाह रहा हूँ, क्या कहेंगी, इस एंगल को कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं आपकी बात क्लियर करना चाहूंगी कि मैं इस नेत्री को, इस महिला को मैं बिल्कुल नहीं जानती और मैं इसको नकारती हूँ। मैं इनसे कभी मिली भी नहीं हूँ, ये भी हकीकत है। आप कहीं ना कहीं मिलती मैं, या मैं इनको कभी कॉल करती, कुछ तो होगा इनके पास मिलने का, कुछ तो कभी मिली होंगी। मुझे कांग्रेस भवन में भी मैं कभी नहीं इनसे मिली, मैं इनको जानती भी नहीं थी जब मैं ममता जी के यहाँ गई हूँ। और दूसरी बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी का मैं सम्मान करती हूँ, आप इस मामले को कांग्रेस से मत मिलाइए। कांग्रेस एक पार्टी है, मैं कांग्रेस की समर्थक हूं, मैं कांग्रेस की नेत्री हूं, मैं कांग्रेस का बहुत सम्मान करती हूं। कांग्रेस मेरी पार्टी है, मैं कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस का सम्मान करती हूं। लेकिन आप इस जो पूरा प्रकरण हो रहा है, इसको कांग्रेस के साथ मत मिलाइए, क्योंकि एक सामाजिक प्रकरण है, एक सामाजिक महिला की पीड़ा है। किस तरीके से जो है एक महिला मेरे पास आ रही है, देखिए मैं रोज के मेरे पास 50 लोग 100 लोग आते हैं कि मैडम मेरा ये मामला है, मेरा ये मामला है, तो मैं भी जाती हूँ, मेरा फर्ज बनता है। और देखिए सबसे बड़ी मानवता है, अगर आप मानवता पे नहीं है, आपके अंदर मानवता ही नहीं है, तो आप काहे के सामाजिक कार्यकर्ता बन रहे हैं, काहे की नेत्री बन रहे हैं? सबसे पहले एक मानवता इंसान की जो है होनी चाहिए, उसके अंदर दूसरे का दुख पीड़ा समझने की वो होनी चाहिए। अगर ये अच्छी होती, इनके अंदर इतनी समझ होती, तो ये ममता जी से प्यार से बैठ के इस मामले को सुलझा सकती थी। इन्होंने पुलिस तक के फोन कॉल्स नहीं उठाए, इन्होंने हमारा फोन कॉल नहीं उठाया, इन्होंने किसी का फोन कॉल नहीं उठाया।
तो इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। फ्लैट को हड़प करने की इन्होंने न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या केसेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को आप इस मुद्दे से बिल्कुल अलग रखिए। मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन कांग्रेस को इस चैप्टर में मत धकेलिए। ठीक है, मैं हूँ कांग्रेस की कार्यकर्ता, लेकिन मैं सबसे पहले सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं सोशली बहुत काम करती हूँ और आप पूछ भी सकते हैं, शायद सारी मीडिया को मालूम होगा कि मैं सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। लोगों के दुख सुख में खड़ा होना मेरा सबसे पहला धर्म है और ये पर्यंत जीवन चलता रहेगा। मैं कोई स्वार्थ में कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ। हो सकता है इनको लालच होगा कुछ भी, जो भी पद जो भी, मुझे कोई ऐसी ज़रूरतें नहीं है पद की, या मुझे कुछ किसी चीज़ का लालच नहीं है। देखिए, मैं सामाजिक काम करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इंदिरा गांधी जी को फॉलो करती हूँ, सबको फॉलो करती हूँ, मैं मानती हूँ उनको अपना आदर्श। तो फिर ये चीज़ें काउंट करती हैं, ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन मेरा सबसे पहले यही है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं सोशल लोगों के लिए जीऊँ, सोशल लोगों के लिए काम करूँ और दुखियारों के साथ मैं अंत तक खड़ी रहूंगी। ममता जी के साथ भी मैं अंत तक खड़ी रहूंगी जब तक उनका फ्लैट उनको वापस नहीं मिलेगा। ये लड़ाई है अब इस चीज़ की। सीधे तौर पे लड़ाई का आगाज हो चुका है और इसलिए भी कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और ये रिपोर्ट की बात भी जो थी वो सबके सामने आ गई है। अब देखना होगा कि कल एसएसपी महोदय से मुलाकात करने सोनिया आनंद रावत जी जा रही हैं, उसके बाद क्या होता है। और अभी तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, उसके बाद आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।